हेलो दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 19 मई 2022 का जो करंट अफेयर और पीआईबी नोट्स हैं इनसाइट के। ठीक है, तो ये टॉपिक हम अंदर देख ही लेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142। तो हाल ही में जो राजीव गांधी मर्डर केस में वो थे ना, क्या बोलते, क्या नाम था इनका, पैरा रिवलन। ठीक है, इनको रिहाई दे दी गई है जबकि इनको उम्र क्या थी। तो यहाँ पे हम जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 142 अनुच्छेद का यूज़ किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। जीएस पेपर 2 यूनिट आप देख ही रहे हैं। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है आर्टिकल जो 142 है उसके तहत क्या होता है, आर्टिकल 142 में पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में जो सजा याफ्ता एजी पैरा रिवलन इनको जो है रिहा करने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 142 के बारे में देख ले, ये होता क्या है। तो 1989 में पहली बार यूज़ हुआ था यूनियन कार्बाइड में। उस मामले से लेकर 2019 में अयोध्या राम मंदिर के फैसले तक शीर्ष अदालत ने कई बार जो है संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का यूज़ किया है। ठीक है, इसका होता क्या है अनुच्छेद 142। तो इसमें जो है पक्षकारों के मध्य पूर्ण न्याय करने की अद्वितीय शक्ति ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। अर्थात जब कभी स्थापित नियमों एवं कानूनों के तहत कोई समाधान नहीं निकल पाता है तो ऐसे में अदालत जो है मामले में से संबंधित तथ्यों के मुताबिक विवाद पर अंतिम फैसला सुना सकती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो इनकी आवश्यकता क्या थी, इसकी आवश्यकता तो अदालत ने पैरा रिवलन की लगभग 30 वर्षों की विस्तारित जो कैद थी उस पर विचार करने के बाद उसकी स्वतंत्रता का आदेश दिया। अपराधी द्वारा क्षमा याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद काफ़ी लंबी प्रतीक्षा और क्षमा याचिका पर निर्णय लेने के लिए जो राज्यपाल थे उनकी अनिच्छा के कारण, ठीक है, जो जिस राज्य के ये केस था उनकी जो है यहाँ पे अनिच्छा थी, जिससे शीर्ष अदालत को अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान में अनुच्छेद 142 को शामिल करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, क्योंकि जो संविधान सभा थी उसने संविधान में इस तरह के एक अनुच्छेद को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। संविधान के रचनाकारों का मानना है कि यह जो प्रावधान था वो आवश्यक उपचार प्रदान करने में कानूनी व्यवस्था के प्रतिकूल स्थिति के कारण पीड़ित होने के लिए जो मजबूर व्यक्ति है उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए इनकी शक्तियों में देख लेते, राज्यपाल और राष्ट्रपति की समाधान करने की जो शक्ति है उसमें क्या अंतर है। तो अदालतों में केंद्र ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 है जिसमें हत्या की सजा होती है उसके तहत किसी मामले में केवल राष्ट्रपति को समाधान देने की शक्ति है। इस प्रकार के मामले में राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति नहीं है। इस बात को जो है अदालत ने खारिज कर दिया। मतलब यहाँ पे जो है ये कहा गया कि राज्यपाल भी ऐसी यहाँ पे समाधान की शक्ति रखता है। और उसके अलावा देखिए जो अनुच्छेद 161 है उसको प्रभावहीन घोषित कर देगा, क्योंकि यह जो जिसके परिणाम स्वरूप असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पिछले 70 साल से मतलब जो राज्यपाल है उन्होंने भी अपनी शक्ति का यूज़ किया है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 161 के अंतर्गत आती है। अगर ऐसा हम कह देंगे, ऊपर वाले स्टेटमेंट को अगर हम ट्रू कर देंगे तो यहाँ पे ये जो पिछले 70 साल से जितने फैसले लिए गए वो सब क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ठीक है, समाधान शक्तियाँ, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान और मतभेदों के बारे में अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप लक्ष्मीकांत का सीधा उन दोनों की शक्तियों को आप पेज खोल के वहाँ पे पढ़ सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल में कंपैरिजन। अगला भी जीएस पेपर 2 से, प्रतिभाशाली बच्चा AICTE क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बाय AICTE गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आगे आने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। तो AICTC ने क्या कहा कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं श्रेणी के तहत 2 अतिरिक्त सीटें अलग रखने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, जो मतलब जो गिफ्टेड चाइल्ड है उनको उनके लिए 2 सीट आरक्षित हो जाएगी। ठीक है, AICTC द्वारा इसके लिए मानदंड जारी किए गए। क्या मानदंड होंगे, तो मानदंड, इसका पहला मानदंड क्या है, सरकार या किसी मान्यता प्राप्त निजी निकाय द्वारा, जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह होते हैं, वो आयोजित कम से कम एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का पुरस्कार विजेता हो। मतलब इनमें से एक कोई वो जीता हो। ठीक है, ये वो है जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं ना, कि आपने ये कर रखा होगा तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो उसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का पुरस्कार विजेता हो, बच्चा है तो, या अभिनव एवं मौलिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए किसी सरकारी एजेंसी ने वित्तीय सहायता प्राप्त की हो उसने। उसके अलावा अभ्यर्थी का मुख्य लेखक के रूप में कोई उच्च गुणवत्ता वाला मौलिक शोध लेख किसी समकक्ष समीक्षित पत्रिका में प्रकाशित हो चुका हो। ठीक है, ये भी एक एलिजिबिलिटी है। भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय द्वारा दिए गए किसी पेटेंट का मुख्य धारक हो, कोई आपने ऐसा आविष्कार किया हो कि जिसको पेटेंट करा लिया हो बनाने के बाद। अभ्यर्थी गूगल, एप्पल, विंडोज़ स्टोर पर किसी ऐप का मालिक हो या बाजार में एक प्रौद्योगिकी आधारित अभिनव उत्पाद लॉन्च करने की प्रक्रिया में हो या लॉन्च कर चुका हो जिसके 10,000 से अधिक डाउनलोड
किए जा चुके हो, कोई आपने एप्लीकेशन बनाई है जिसके 10,000 से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हो। इस श्रेणी में शामिल होने वाले छात्रों के लिए लाभ क्या होंगे? तो इस योजना के तहत जो है छात्रों को प्रवेश देने वाले संस्थान प्रवेशित छात्रों को पूरी तरह से ट्यूशन शुल्क से छूट देने के लिए प्रतिबद्ध होगा। मतलब जिस भी कॉलेज में वो जाएंगे वहाँ पे उनकी फीस माफ़ हो जाएगी। जागरूकता की ज़रूरत है इसमें। कैसे? कई प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं वो उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले के रूप में पहचान नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें उपयुक्त मंच नहीं मिल पाता। मतलब वो तो आपके पास टैलेंट, पर आपको मंच नहीं मिल पाया। उनकी गणना शायद स्कूल में खराब स्कोर करने के कारण नहीं की जाती, लेकिन वे संभावित रूप से उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले हो सकते हैं। मतलब स्कूल में अच्छे नंबर आते हो इसलिए उनको पीछे किया जा रहा हो, पर उनके अंदर काबिलियत हो आगे आने की। 2 आरक्षित अतिरिक्त सीटों के प्रावधान का उद्देश्य क्या है? उन छात्रों की जन्मजात क्षमता को अधिकतम करना जिनमें कम अंक प्राप्त किए या प्रवेश परीक्षा नहीं दी है। मतलब आप में टैलेंट है तो कोई डिग्री वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सीधे आइए, आपको सीटें दी जाएंगी। ठीक है। जीएस पेपर 2 RFID, तो ये जो अमरनाथ में तीर्थ यात्री है उनको लगाने की बात हो रही है। होता क्या है? ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का इस्तेमाल किया जाएगा उनके लिए। ठीक है। यह निर्णय तीर्थ यात्रों के दौरान सुरक्षा खतरों में वृद्धि को देखते हुए किया गया है। ये होता क्या है? RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक टैग और एक रीडर से बना एक वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम होता है। इस ट्रैकिंग सिस्टम में वस्तुओं या लोगों की जानकारी जो पहचान होती है उसको संप्रेषित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें प्रयुक्त टैग में एनक्रिप्टेड जानकारी होती है, सीरियल नंबर, संक्षिप्त विवरण, मतलब आपके जो भी डिटेल होगी सब में डाल दिया जाएगा और वो आपके जो है लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। निष्क्रिय और सक्रिय, आप देखिए यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब जो सक्रिय होता है, अपने ऊर्जा के स्रोत के लिए उससे जो है ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर बैटरी का यूज़ करता है वो। और यहाँ पे जो दूसरा होता है वो पैसिव जो होता है, निष्क्रिय, वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के यूज़ करके चलता है। ठीक है। कार्यविधि क्या है? जो टैग होते हैं ये कई अलग अलग आवृत्तियों, लोअर फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर रेडियो तरंगों का उपयोग करके जो पाठक होता है उसके साथ संवाद करने के लिए एक एकीकृत सर्किट और एंटीना का यूज़ करते हैं। टैग द्वारा रेडियो तरंगों के रूप में वापस भेजे गए संदेश को डेटा में अनुवादित किया जाता है और इसका होस्ट कंप्यूटर सिस्टम द्वारा विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। मतलब उसकी डाटा सारा पता चल जाता है, क्या नाम है, क्या ब्लड ग्रुप है, कहाँ से है, ये सब पता चल जाता है। बारकोड के विपरीत RFID को वस्तुओं की पहचान करने के लिए सीधी दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। जैसे बारकोड होता है डायरेक्ट हमें उसको स्कैन करना पड़ता है ना, तो इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है। इससे हम जानकारी वैसे निकाल सकते हैं कंप्यूटर से। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 3 वर्षों में 20% तक बढ़ाए जाने की योजना है। ठीक है। कल का आर्टिकल था द हिंदू का ही। तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 उसमें संशोधन को मंजूरी दे दी है। ठीक है। अब इथेनॉल क्या होता है? जैसे क्रॉप होती है, गन्ना हो गया, चीनी हो गई, है ना, गेहूं हो गया, जिसमें भी स्टार्च होता है उससे बनता है इथेनॉल। ठीक है। इथेनॉल क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल होता है ये। मतलब आप जैसे 11th-12th में जिस पे नॉन मेडिकल होगा उसने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, इथेनॉल रखा होता है, उस पर लिखा होता है 100% अल्कोहल। जैसे आप अगर शराब की बोतल खरीदेंगे उस पर लिखा होता है 40% अल्कोहल, पर इसमें क्या होता है? 100% अल्कोहल होता है ये इसको सड़ा के क्रॉप को उसको प्योरीफाई करके फिर इथेनॉल बनता है। ठीक है। ब्लेंडिंग होता है, फिर उसका परिष्कृत करते हैं ट्रांसपोर्ट फ्यूल स्टेशन। तो संशोधनों के अनुसार जो है ईंधन फर्मों के लिए गैसोलीन में इथेनॉल का अनुपात 20% तक बढ़ाने के लिए 2025 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। 20% इथेनॉल शुरू करने की नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए 20% जो इथेनॉल सम्मिश्रण है उसके लाभ क्या होंगे? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा के 30,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे बचत हो जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, बेहतर वायु गुणवत्ता, आत्मनिर्भरता, खराब हो चुके खाद्यान्नों का बेहतर यूज़ होगा, किसानों की आय में वृद्धि और निवेश के अधिकतर अवसर होंगे। ठीक है। मतलब सड़ी गली फसल जो है इनको दे दी जाएगी, तो किसानों को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा उससे। उसके बाद देखिए इथेनॉल सम्मिश्रण जो है भारत का अब तक का सफ़र देखें तो 13 मार्च 2022 तक भारत ने 9.45% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया था। इतने परसेंट का कर लिया। वित्तीय वर्ष 2022 के समापन तक यह इथेनॉल 10% तक पहुंचने की संभावना है। अब चुनौतियां क्या इसके आगे? तो ईंधन के रूप में पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल मिश्रण का इस्तेमाल करने के लिए वाहन के इंजन में बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर 10% तक हम बना लेते हैं इसे तो उसमें बड़े इंजन की जरूरत नहीं है, पर अगर हम 20% भी रखेंगे तो उसमें जो है वाहनों की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके इंजन हमें बड़े चाहिए। ठीक है। अधिक सम्मिश्रण का अर्थ यह भी हो सकता है कि गन्ने जैसी जल गहन फसलों के लिए अधिक भूमि का उपयोग किया जाएगा। मतलब अगर ज़्यादा आप सम्मिश्रण का यूज़ करेंगे तो गन्ना ज़्यादा उगाना पड़ेगा स्टार्च के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ होगा, जिसके लिए वर्तमान
में सरकार सब्सिडी देती है। 2025 तक 16 बिलियन लीटर इथेनॉल की मांग, इसके लिए 2025 तक प्रति वर्ष 60 लाख टन चीनी और 16.5 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता होगी बनाने के लिए इतना। इस हेतु भूमि विनियोजन में वृद्धि, पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने से होने वाले उत्सर्जन में वास्तविक कमी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ठीक है, इथेनॉल के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या होता है? एथिक अल्कोहल नामक एक कार्बनिक यौगिक है जो बायोमास में से निर्मित होता है। यह मादक पेय पदार्थों में प्रयुक्त होने वाला एक घटक भी है। गैसोलीन की तुलना में इथेनॉल की ऑक्टेन संख्या जो होती है, ऑक्टेन नंबर होता है, वो अधिक होता है। इसलिए इसके मिश्रण से पेट्रोल को ऑक्टेन संख्या में सुधार होता है। चूंकि इथेनॉल में ऑक्सीजन होती है, इसलिए यह ईंधन के रूप में पूर्ण दहन में मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम उत्सर्जन होता है। ऑक्सीजन होते तो ईजिली जो है जल जाता है। स्रोत क्या है? इथेनॉल का उत्पाद स्टार्च की उच्च मात्रा वाली फसलों जैसे इन सबसे होता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, एनजीटी शक्तियों के अतिरिक्त प्रत्यायोजन का मामला नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी नॉट ए केस ऑफ एक्स्ट्रा डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ज़्यादा जो मात्रा में पावर है वो देने का यहाँ पे मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो इसके विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। संबंधित प्रकरण क्या है? कुछ समय पहले जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी। जो एनजीटी है उसके कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन द्वारा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले सुनाए। क्या फैसले सुनाए? तो एनजीटी एक्ट की धारा 3 के संबंध में यह जो है केंद्र सरकार को बहुत अधिक शक्ति दिए जाने का मामला नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि बहुत ज़्यादा शक्ति केंद्र सरकार को दी है। इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार को एनजीटी का गठन करने संबंधी अधिकार दिया, बस सिर्फ गठन कर सकती है। इसलिए जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसकी न्यायिक पीठों को अत्यावश्यकताओं के अनुसार गठित किया जा सकता है और हर राज्य में इनका गठन करना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर राज्य में एनजीटी एक्ट हो। एनजीटी अधिनियम की धारा 14 और 22 के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण का क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में बाधा नहीं डालता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। इसकी स्थापना जो है पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित जो किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और इससे जुड़े मामलों का प्रभावी एवं त्वरित निपटान करने हेतु किया गया था। ठीक है, यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होती है। ठीक है, किससे निर्देशित होती है? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से। अधिकरण के लिए आवेदनों और याचिकाओं को उनके दायर किए जाने के 6 माह के भीतर निपटान करने का आदेश दिया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के साथ ही भारत जो है विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व में तीसरा देश बन गया। पहले दूसरा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना की बात करें अगर, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक एवं विशेषज्ञ होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है इसका? इस अधिकरण का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा वह न्यायिक सदस्य के रूप में भी कार्य करता है। इसके अंदर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए उच्च न्यायालय का सेवारत या फिर मतलब रिटायर या सेवानिवृत्त, सेवारत मतलब काम कर रहा हो, या फिर सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होकर मुख्य न्यायाधीश या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है। अब यहाँ पे सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सदस्यों का चयन एक चयन समिति, जिसमें क्या होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता द्वारा किया जाता है। यह समिति सभी आवेदनों की समीक्षा करती है और साक्षात्कार इंटरव्यू जो है आयोजित करती है। न्यायिक सदस्यों के रूप में हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनका चयन किया जाता है। विशेषज्ञ जो सदस्य होते हैं इनके रूप में चयनित होने के लिए आवेदकों को भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त नौकरशाह, राज्य सरकार के अधीन सेवारत प्रधान सचिव पद पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त नौकरशाह और पर्यावरणीय मामलों से निपटान का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिए। ठीक है, अथवा विशेषज्ञ सदस्यों के पास संबंधित क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री भी मतलब डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये एनएचआरसी द्वारा मानवाधिकारों पर प्रदूषण के प्रभाव के बारे में चेतावनी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये। तो लांसेट की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें जो एनएचआरसी है उसके मानव स्वास्थ्य पर पड़ते प्रदूषण के प्रभाव पर प्रकाश डाला। तो इसने जो एनएचआरसी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पर्यावरण प्रदूषण और शरण के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने, कम करने, समाप्त करने की एक सलाह जारी की है। ठीक है, इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है? तो 2019 के दौरान भारत में जो है वायु प्रदूषण की वजह से
7 लाख मौत हुई थी, जो कि उस वर्ष देश में कुल मौतों की 17.8% थी। टोटल अगर देश की मौत देखें तो 17.8% सिर्फ पॉल्यूशन से हुई थी। यह किसी भी देश में वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे बड़ी संख्या है। इनमें से 9.8 लाख मौतें जो है जो PM5 जो इसका पॉल्यूशन का टाइप होता है, PM1 2 3 4 5 प्रदूषण के कारण, और अन्य 6.1 लाख मौतें घरेलू वायु प्रदूषण के कारण हुई थी। अत्यधिक गरीबी से जुड़े प्रदूषण स्रोत तो कौन से हैं? जैसे इंडोर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। इन प्रदूषण स्रोतों की संख्या में कमी हुई है, लेकिन यह कमी औद्योगिक प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों से वृद्धि से संतुलित हो जाती है। मतलब अगर ठीक है वहाँ पे अगर हमारा पॉल्यूशन कम हो रहा है, पर उतना ही औद्योगिक प्रदूषण ज़्यादा हो गया। ठीक है, सबसे बुरी तरह प्रभावित स्थान कौन से? सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या सबसे गंभीर है। सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में नई दिल्ली और कई सबसे प्रदूषित शहर आते हैं। कारण क्या है? घरों में जैव ईंधन जो बायोमास वगैरह होता है, गाँव में देखेंगे आप, तो उनका जलना भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारक है। इसके बाद कोयले का दहन, फसल जलाना इसका स्थान है। पराली वगैरह जलाते हैं ना दिल्ली एनसीआर में। सीसा विषाक्त, ठीक है, 27.5 करोड़ बच्चों के रक्त में क्या है? ब्लड में सीसा जो लेड होता है उसकी मात्रा 5 माइक्रोग्राम mg से अधिक होने का अनुमान है। भारत में 2000 और 2019 के बीच जीडीपी के अनुपात के रूप में प्रदूषण के आधुनिक रूपों के कारण आर्थिक नुकसान में वृद्धि हुई, और जो कि जीडीपी का 1% है। ठीक है, जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। वैश्विक निष्कर्ष तो विश्व स्तर पर अगर देखें तो केवल वायु प्रदूषण से 66.7 लाख मौतें हुई हैं। कुल मिलाकर 2019 में प्रदूषण के कारण अनुमानित 90 लाख मौतें हुई थी। ठीक है, विश्व भर में प्रति 6 मौतों में से एक भारत में से थी। अनुमान है कि 80 करोड़ से अधिक बच्चों के रक्त में सीसे की सांद्रता जो है वो 5 mg से अधिक है। इसके लिए जिम्मेदार कारकों में परिवेशी वायु प्रदूषण में वृद्धि, बढ़ते रासायनिक प्रदूषण, बढ़ती आबादी, प्रदूषण के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि शामिल है। जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण की वैश्विक लागत जो है लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन होने का अनुमान है। ठीक है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, क्यू राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, क्यू नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, 2019 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन। ठीक है, आगे की चुनौती क्या है? भारत की वायु प्रदूषण नियंत्रण पहल किसी एक केंद्रीकृत प्रशासनिक संगठन द्वारा निर्देशित नहीं है। मतलब केंद्रीय कोई संगठन नहीं है जो इसको निर्देशित करता हो वायु प्रदूषण नियंत्रण पहल। वायु की सामान्य गुणवत्ता में बहुत धीरे धीरे और असमान रूप से सुधार हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीलिम्स फैक्ट है। ओलिव बाबर्स, फिलामेंट बाबर्स, हाइफिन बाबर और कर्नाटक क्रैप, ठीक है, ये सब क्या है? मीठे पानी की मछलियाँ हैं और व्यापक रूप से इदमालयार बांध, भूतन केटू, केरल के त्रिशूर जिले के कोल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, हालांकि जो है अंधाधुंध मत्स्य और आवास परिस्थितियों में बदलाव की वजह से ये प्रजातियां, विशेष रूप से कुरुआ पराल प्रजाति जो है विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इनके संरक्षण के लिए जो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने इंडिया हाई रेंज लैंडस्केप परियोजना के तहत उपाय किए जा रहे हैं। UNDP जो है इंडिया हाई रेंज लैंडस्केप परियोजना जनवरी 2020 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासियों में प्रशिक्षित एक्वाकल्चरिस्ट को इन मीठे पानी की प्रजातियों की खेती करने के लिए सहयोग करना। चर्चा का कारण क्यों है? तो हाल ही में जो है केरल के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा इन मछलियों की प्रजाति की कृत्रिम प्रजनन के तकनीकों का मानकीकरण किया गया। स्टैंडर्ड मतलब बनाए गए। देखिए ये मछलियाँ देखने में ऐसी है। मल्टी एजेंसी सेंटर MAC, तो यह जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत एक सामान्य आतंकवाद रोधी ग्रिड है, जिससे कारगिल युद्ध के बाद 2001 में शुरू किया गया था MAC मल्टी एजेंसी सेंटर को। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW जो है रॉ है। सशस्त्र बल, राज्य पुलिस सहित 28 संगठन इस मंच का हिस्सा हैं। विभिन्न जो सुरक्षा एजेंसियां वो MAC पर रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट साझा करती है। ठीक है, संदर्भ क्या है? तो जो IB है उसको MAC के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए गृह मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 138.48 करोड़ का अनुदान दिया गया। श्रेष्ठ जी परियोजना, ये क्या है श्रेष्ठ जी? तो इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम रिफॉर्म एडवांस फॉर ट्रांसफॉर्मेड हेल्थ अचीवमेंट्स। ठीक है, विश्व बैंक ने गुजरात का जो ये है श्रेष्ठा जी पहल, इसके लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? गुजरात में प्रमुख स्वास्थ्य वितरण प्रणालियों को बदलना है। यह रोग निगरानी प्रणाली की क्षमता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2021 रिकॉर्ड स्तर पर 7 सबसे गर्म वर्षों में से एक है।
तो इसमें जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा संकलित 6 प्रमुख विश्वव्यापी डेटाबेस है, उनके अनुसार इस तथ्य के बावजूद कि 2020 से 22 में जो नीनो है, ला नीनो क्या होता है, जो सरफेस वाटर जो होता है वो गर्म हो जाता है समुद्र का, परिघटना की वजह से वैश्विक औसत तापमान कम हो गया, किंतु 2021 अभी भी रिकॉर्ड पर 7 सबसे गर्म वर्षों में से एक है। 2021 पिछला साल जो है, ठीक है, पिछले साल में ला नीनो भी नहीं देखा गया था, जो बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है। औसत वैश्विक तापमान की अगर बात करें तो 2021 में औसत वैश्विक तापमान जो है पूर्व औद्योगिक 1850 से 1900 स्तर में लगभग 1.11 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 2021 लगातार 7वां 2015 से 21 है जहां वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। औसत ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो 2016 में क्या हुआ था, एक असाधारण रूप से सशक्त जो अल नीनो परिघटना थी वो हुई थी, जिसमें वैश्विक औसत वार्मिंग को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अल नीनो के बारे में एक बार देख लीजिएगा, ऑनलाइन देख लीजिएगा। ऊपर का पानी गर्म होकर वो जो मतलब सर्कुलर मोशन बन जाता है पानी का, जिससे तूफान आते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर नहीं आया अल नीनो, इसकी वजह से तूफान नहीं आया। 2015 के बाद से 7 सबसे गर्म साल रहे, जिनमें 2016, 19, 20 शीर्ष 3 में शामिल हैं। कारण क्या है, तापमान जलवायु परिवर्तन के संकेतकों में से एक है। तापमान वृद्धि के अन्य संकेतकों में ग्रीन हाउस गैसेज सांद्रता, महासागरीय ताप सामग्री, महासागर पीएच, वैश्विक औसत समुद्र स्तर, हिमनद द्रव्यमान और समुद्री बर्फ सीमा शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 प्रतिवर्ष 18 मई को क्या होता है, ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या थी, संग्रहालय का शक्ति, द पावर ऑफ म्यूजियम। पृष्ठभूमि क्या है इस दिवस की, स्थापना 1977 में जो ICOM है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम है, उसके द्वारा की गई थी। ICOM है क्या, एक सदस्यता संघ और एक गैर सरकारी संगठन है जो संग्रहालय गतिविधियों के लिए पेशेवर और नैतिक मानकों को स्थापित करता है। यह संग्रहालय के क्षेत्र में एकमात्र वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस। ये जो है संग्रहालय वो पेशेवरों के नेटवर्क 138 से अधिक देशों में 40,000 से अधिक सदस्य के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए जो कलात्मक और ऐतिहासिक हितों के स्मारक स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना है। अनुच्छेद 49। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी 16 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा, उन्होंने नेपाल में के लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी 16 मई को। लुम्बिनी के बारे में देख लेते हैं तो नेपाल के लुम्बिनी प्रांत के रूपन्देही जिले में स्थित है। कहाँ पे, लुम्बिनी प्रांत, रूपन्देही जिला। इसे जो है शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्मस्थान माना जाता है। इसे बौद्ध साहित्य में पाप मुक्त वन, परदी मोक्ष वन के रूप में वर्णित किया जाता है। इसे कोल्य वंश के राजा अंजना ने अपनी रानी रूपा देवी या रूमिनीदेई इन्होंने जो है बनवाया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार लुम्बिनी जो कपिलवस्तु है, वर्तमान स्थान अनिश्चित। लुम्बिनी कपिलवस्तु कुशीनगर और वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा और राजगृह इससे गुजरने वाले एक प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित थी। ठीक है, तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था। तो उसके अलावा वीडियो पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।